ये आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करने वाले हैं लखीमपुर खीरी की। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब यूपी पुलिस की जांच पर उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा, इंसाफ भरोसे पर कायम होता है, भरोसा करने से इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि यह जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। और आज भी सुनवाई हुई उस नृशंस हत्याकांड, मैं हत्याकांड कहता हूं इसे, को हुए अब 1 महीना 12 दिन हो चुके हैं। 3 अक्टूबर को 4 किसान और 1 पत्रकार को रौंद दिया गया था। जा रहे थे वो, जीप की तरफ देख भी नहीं रहे थे, पीछे से जीप आती है, काफिला आता है और उन्हें रौंदते हुए चले जाता है। और फिर जवाबी हिंसा भी होती है जिसमें वो ड्राइवर, थार गाड़ी थी, पीछे एक एंडेवर, एक और गाड़ी भी थी, लेकिन थार गाड़ी के ड्राइवर और 2 बीजेपी समर्थकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या थी ये। लेकिन 1 महीने 12 दिन बाद भी अभी जांच क्या भरोसा जगा रही है कि इंसाफ होगा? जिन्होंने अपनों को खोया वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन क्या कम से कम इंसाफ मिलने का सुकून दिख रहा है? वो भरोसा कायम हो रहा है क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रखी है, इसमें तो लखीमपुर खीरी इलाके के सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, ये तो वही लोकल अधिकारी हैं जिन पर परिवार वालों ने भरोसा करने से इनकार कर दिया था। यूपी पुलिस की सामान्य जांच के बजाय एक एसआईटी का गठन होता है, लेकिन स्थानीय अधिकारी ही उसमें शामिल हों तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? यह सवाल 8 नवंबर को भी पूछा गया था, आज फिर यह सवाल पूछा गया। और साथ ही साथ एक और बात कही गई, और यह महत्वपूर्ण बात है। जस्टिस सूर्यकांत, ये 3 जजों की बेंच है, अध्यक्षता देश के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, गिव नेम्स ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम आईपीएस कार्डर फ्रॉम यूपी बट डोंट बिलोंग फ्रॉम यूपी। एसआईटी में ऐसे अफसर शामिल होने चाहिए जो आईपीएस काडर के हों, यूपी काडर के ही हों, लेकिन वो यूपी के ना हों। और जो 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था जिसकी अगुवाई कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये राजनीतिक ओवरटोन्स वाली बातें ना कीजिए, आपके आयोग की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग इट विद फर्दर। और जस्टिस सूर्यकांत ने ही और जस्टिस हिमा कोहली ने भी नाम सुझा दिए थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस के। और आज 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, उनकी तरफ से देश के जाने माने वकील केस की पैरवी कर रहे हैं, हरीश साल्वे ने कहा कि हम तैयार हैं, आप जहां से भी एक रिटायर्ड जज को चाहें नियुक्त कर सकते हैं, जो रोजाना इस जांच को परखेंगे, इसको मॉनिटर करेंगे। लेकिन इन सब बातों में सुप्रीम कोर्ट सख्त है, इसमें कोई शको शुबा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा असमंजस में हूं, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। 8 नवंबर से बात कहां आगे बढ़ी है? 15 नवंबर हो गई, 1 हफ्ता हो गया, तो ढाक के वही 3 बात, रिटायर्ड जज बदल दीजिए, वो तो पहले ही हो जाना चाहिए था, अभी नाम सुझाए जाएंगे, अगली सुनवाई में वो बात तय होगी। एसआईटी पर पहले भी सवाल उठाए गए थे, अभी तक आशीष मिश्रा मोनू
उसका मोबाइल तो जब्त कर लिया गया, बाकी जो लोग हैं उनके मोबाइल जब्त नहीं हो रहे, वो मिल ही नहीं रहे। हालांकि सरकार कह रही है हमने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल लिए हैं, पर फोन से जो मिलान होता है उसमें कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त चाहिए होता है। 13 लोग हिरासत में हैं, बाकी लोगों का क्या? कितने गवाहों की गवाही, उनके बयान दर्ज किए गए हैं? उसमें इंटरमिक्सिंग पर सवाल उठाए थे 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में। तब सरकार कह रही थी कि हम क्या करें, गाड़ी से रौंदने वाले मामले में भी और पीट पीट कर मारने वाले मामले में भी कुछ चश्मदीद हैं, दोनों बातों में गवाही देना चाहते हैं। तो इसमें क्या रायता फैलता है? वो रायता क्या समेट लिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, आशीष मिश्रा उर्फ मोनू तो हिरासत में है, लेकिन जो इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, और 1 हफ्ते पहले मैंने बाकायदा आपके सामने वो पढ़ी भी थी, जो तकरीर थी, जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें साफ लिखा था कि आशीष मिश्रा मोनू और उनके पिता देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। तो देश के गृह राज्य मंत्री से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? ये तमाम सवाल हैं, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से ही होगी निष्पक्ष जांच? इसको पलटकर देखेंगे, यानी कि क्या अभी शको शुबा है कि जांच निष्पक्ष नहीं? और ऐसे में दूसरा सवाल, लखीमपुर खीरी के दोषियों को मिलेगी सजा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, किसान नेता, युवा चेहरा हैं, जाना पहचाना चेहरा बन गए हैं अब, अभिमन्यु कुहाड़, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री विक्रम सिंह, और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, और किसान आंदोलन को भी। तो अनिला सिंह, यह जांच की निष्पक्षता को लेकर हर सुनवाई में सवाल उठ रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो रही है, क्या यह भरोसा जनता में कायम कर पा रही है उत्तर प्रदेश सरकार? मेरी राम राम सबको। संदीप जी, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि ये हाई प्रोफाइल केस, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 8 लोग जान गई, 4 किसान भाई थे उनकी भी जान गई, और एसआईटी टीम जो है गठित की गई, वो अपनी जांच कर रही थी, बखूबी जांच कर रही थी। परंतु जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रहे हैं, तो फिर सरकार को दोबारा सोचना पड़ रहा है, उस पर दोबारा कार्य करना पड़ रहा है। परंतु मैं ये जानती हूं कि जो जनता है उसको भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि अभी फोर्सनिक इन्वेस्टिगेशन के बाद जो 2 नाम लिए गए और उनकी जो गन्स थी उनके बारे में भी जो जांच के बाद सबूत पेश किए गए, तो सीधी सी बात है, कोई किसी की तरफ बायस नहीं है। जांच जो है पुख्ता तरीके से हो रही है, और जब इतना हाईलाइटेड हाई प्रोफाइल केस है तो वहां पे कोई प्रेजुडिस या बायस कोर्ट के ही तो सवाल है। आप कह रही हैं भरोसा है, लोगों को है, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। यही सवाल 8 नवंबर को पूछे थे कि इस एसआईटी में लोकल ऑफिसर्स क्यों? आज पॉइंटेडली कहा जा रहा है कि वहां के सब इंस्पेक्टर, उस इलाके के सब इंस्पेक्टर इस जांच में शामिल हैं। और ये हमने देखा 3 तारीख का वाकया, यह हत्याकांड, 4 तारीख को 2:37 पर एफआईआर दर्ज की गई, और 9 तारीख को आखिरकार पेशी हुई। पेशी की मतलब गाजे बाजे के साथ गए, पहली पेशी को दरकिनार कर दिया अजय मिश्रा मोनू ने। 11 तारीख को गिरफ्तारी हुई है। ये वही स्थानीय लोग थे, ये प्रोब कर रहे थे उस वक्त केस को। देखिए, ऐसा है कि उस टीम में सुनील कुमार सिंह और उपेंद्र अग्रवाल, जो 2 सीनियर अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी हैं, और वो ना तो लखीमपुर में पोस्टेड रहे हैं और ना ही वो लखनऊ रेंज तक में भी वो पोस्टेड नहीं, वो भी इस टीम में रहे हैं।
पर अभी सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि भाई आईपीएस ऑफिसर्स दीजिए जो यूपी कैडर के हों और यूपी को नहीं बिलोंग करते हों, तो उसमें दोबारा सरकार जो है वो नाम देगी। परंतु ये दो शीर्ष अधिकारी हैं जो कि लखीमपुर में इसमें विलंब हो रहा है ना, जांच को लेकर टीम का गठन, फिर टीम का गठन बदलाव हो जाता है, फिर कुछ नए अफसर आएंगे, आप एक न्यायिक आयोग बनाते हैं, उसको कहता है सुप्रीम कोर्ट इट डजंट नीड टू कंटिन्यू एनी फर्दर, अब एक नया जज की नियुक्ति होगी, रिटायर्ड जज की। तो इस सब में विलंब होता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 1000 या 100 गुनाहगार हाँ, छूट जाए, ये भी हाँ, बोला जाता है। बिल्कुल। पर मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट करता है यूपी गवर्नमेंट को, तो यूपी गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना। और ऐसा तो नहीं है कि भाई जल्दबाजी में कुछ भी हम जो जैसा कहा कि गुनाहगार वो छूट जाए, बेगुनाह जेल चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस यूपी गवर्नमेंट को दिए, अच्छा, मतलब इंसाफ, जब इंसाफ दिया जाता है प्रक्रिया में थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम बरतें, कहीं बेगुनाह को गुनहगार साबित ना कर दिया जाए। पर इसको पलटकर देखेंगे, जो गुनहगार है उसको भी तो लॉन्ग रोप दी जा रही है कि साक्ष्य सबूत मिटा दो, अभी और वक्त मिलेगा, अभी नई टीम आएगी, थोड़ा गवाहों पर दबाव बना दो, डरा धमका दिया जाए। यही होता है ना, कड़वी हकीकत ये है ना। किसी और दुनिया की बात तो नहीं कर रहा मैं अनिला। नहीं, बिल्कुल आप किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल मेरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और देखिए ऐसा है संदीप जी, लॉन्ग रोप देने की तो यहाँ कोई बात है ही नहीं। जैसे शुरुआत में मैंने कहा भी है कि ये हाईलाइटेड हाई प्रोफाइल केस है, लॉन्ग रोप दी नहीं जा सकती है। परंतु हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है। जल्दबाजी में जस्ट टू प्लीज अपोजिशन या अनड्यू प्रेशर कोई ऐसा कदम भी तो नहीं उठाया जा सकता है। देयर इज अ प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, थोड़ा प्रक्रिया समझाइए। विक्रम सिंह जी, ऐसा केस जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हों, यूपी पुलिस की एक एसआईटी का गठन किया जाता है, उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। जब ये एसआईटी बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आईपीएस कैडर ऑफिसर क्यों नहीं, यहां पर लोकल लेवल के स्थानीय जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वही एसआईटी को दरअसल उसकी जांच को लीड कर रहे हैं। होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है जब एसआईटी का गठन किया जाए किसी खास केस के लिए? संदीप जी नमस्कार। ऐसे प्रकरण में हाई प्रोफाइल हो या हाई प्रोफाइल न भी हो, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। ये दिखाई पड़ना चाहिए कि आप न केवल न्याय कर रहे हैं बल्कि प्रदर्शित होना चाहिए पारदर्शिता के साथ कि न्याय हो रहा है, आप साक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी मूल्यांकन के कि आरोपी का स्तर या सामाजिक स्तर क्या है। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है जो हमारी विवेचना का निरीक्षण कर सकती है और कर रही है, लेकिन 4 अवसरों पर उसके द्वारा आलोचनात्मक टिप्पणी करना यह एक चिंता का विषय है। ऐसे प्रकरण में संदीप जी मेरा यह प्रयास होगा और परामर्श भी होगा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा 23 गवाह नहीं, अब तक 500 गवाहों के बयान हो जाने चाहिए थे वीडियोग्राफी के साथ साथ। मोबाइल फोन अगर खो गए हैं, आपको अवगत हैं, मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स ही मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मोबाइल फोन की मेमोरी और हार्ड डिस्क में ही दफन होकर रह जाती हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से काम नहीं चलता है, उसमें शक उठता है ना, संदेह पैदा होता है कि साक्ष्य बहुत बड़ा मिटाए जा रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं विक्रम सिंह जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉल डिटेल तो सिर्फ एक भाग है विवेचना का, बाकी चीजें मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं। ऐसे प्रकरणों में लोग बड़े चतुर होते हैं और वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP से बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे बोटिम BOTIM, इसके बारे में ये कहीं से भी आप बात कर लें उसका भी कुछ अता पता नहीं रहता है। और उन देशों में जहां पर व्हाट्सएप नहीं चलता वहां पर ये भी अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में आप फेस टाइम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं कर सकते हैं, और वो तभी मिल सकता है जब आपके पास मोबाइल फोन और उसके हार्ड डिस्क तक आप पहुंच सके और उसकी मेमोरी तक आप पहुंच सके। अगर नहीं पहुंच रहे, कॉल डिटेल से आपको एक आंशिक चीजें ही मिलेंगी। और मोबाइल फोन अगर खो गया तो धारा 201 IPC नहीं, ये बड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता? आशीष मिश्रा उर्फ मोनू का फोन तो जब्त हो गया, बाकी के फोन नहीं मिल रहे जी। कैसे नहीं मिल रहे हैं? अगर पुलिस अपने पे आ जाए संदीप जी तो
मैं कह रहा हूं बड़ी फूहड़ भाषा, लेकिन पुलिस की इंटेस्टाइन से निकाल लाएगी पुलिस अगर फोन अगर लेना चाहे तो। कैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उनको दस्तयाब करने के लिए, पुलिस की भाषा में दस्तयाब करने के लिए क्या प्रयास किए गए, और अगर प्रयास नहीं किए गए तो कैसे नहीं मिले। ये कोई ऐसा नहीं है कोहिनूर कि जो कहीं किसी ने दाएं बाएं कर दिया हो। मोबाइल फोन अगर डिस्ट्रॉय किया गया है, नदी में फेंका गया है, तोड़ दिया गया है, बताएं कहां तोड़ा गया है, कहां फेंका गया है, वहां से निकाल करके लाया जाएगा, और जहां कहीं भी होगा उनके पार्ट्स को असेंबल करके दोबारा रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। लेकिन यह कह देना कि मोबाइल फोन खो गया, क्या यह संदिग्ध नहीं है कि चारों महत्वपूर्ण आरोपियों के मोबाइल फोन का खोना ये भी एक डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में आता है। पॉइंटेड चीज जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, मैंने सवाल में भी उसे जोड़ा था, उसे बताइए। स्थानीय जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो अगुवाई करते दिखे जांच की? ऐसे गंभीर मामले में ऐसा होता है सामान्य तौर पर? नहीं होता जाए, ना होना चाहिए। स्थानीय अधिकारी को स्थानीय जानकारी के लिए, मदद के लिए बेसिकली अपनी वाहनों के रखरखाव या ऑफिस के रखरखाव, साज सज्जा के लिए तो रख सकते हैं। विवेचना में उनको सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है। और विशेष का जब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आपके एक एक कदम की समीक्षा कर रहा है, अनुश्रवण कर रहा है, तो आपको और सावधानी बरतनी चाहिए थी। इसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को रखना चाहिए था, उस स्तर के अधिकारियों को, महिला पुलिस अधिकारियों को रखना चाहिए था, और यह सुनिश्चित करना चाहिए था वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संतुष्टि व्यक्त करे। तो क्या ये कहना विक्रम सिंह जल्दबाजी हो जाएगी कि दरअसल प्रथम दृष्टया जो अभी तक जांच पड़ताल चल रही है इसमें ये देरी हो रही है जी, अब नई एसआईटी होगी या एसआईटी में फेरबदल होगा, कोई और जज भी आएंगे, विलंब जो हो रहा है, दिस टाइम बाइंग टैक्टिक is actually helping the real accused। असल जो गुनहगार हैं उन्हें वक्त मिल रहा है। संदीप जी, मैं ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी और इससे ऊंची संवैधानिक संस्था नहीं है जो हमारी विवेचनाओं का अनुश्रवण समीक्षा करे और उसके द्वारा 4 बार, आप उसको सजेस्टिव कह सकते हैं, सुझाव कह सकते हैं, या आलोचनात्मक टिप्पणी कह सकते हैं। मैं तो आलोचनात्मक टिप्पणी कहूंगा। आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद हमको सोचना चाहिए आखिर हमने ऐसी कौन सी त्रुटि कर ली। अगर यहां भी हम पास मार्क्स नहीं ला पाए तो वो कब वो दिन आएगा जब हम पास मार्क्स लाएंगे। ऐसे अवसरों पर हमें कम से कम 100% नंबर की कोशिश करनी चाहिए। और हकीकत यह है कि वक्त के बाद और उम्मीद से कम हमारी डिलीवरी रही है, तो हमें सोचना चाहिए आखिर हम कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अगर हम उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो हम कहां उत्तीर्ण होंगे। ऐसे एक और बात बताइए विक्रम सिंह जी, जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें जो तहरीर थी उसमें साफ लिखा गया कि आशीष मिश्रा मोनू और उनके पिता, जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्रा टेणी, ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा। उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? या अब तक मेरे खिलाफ यह सवाल मैंने 8 नवंबर को भी पूछा था और प्रभाकर मेरे साथ थे। प्रभाकर मिश्रा या संदीप चौधरी का यह नाम ऐसे डाला गया होता तो क्या पूछताछ नहीं होती मुझसे अब तक? देखिए, एफआईआर का पहला चरण जो होता है, जो बेसिक, जो पहला, जो संग बुनियाद, जो आधारशिला होती है, नकल चिक, नकल रपट, बयानवादी यानी कंप्लेनेंट का बयान, बयान साक्षी, बयान आरोपी। जब बयान आरोपी, ये तो लॉ का इंग्रेडिएंट ही है इन्वेस्टिगेशन का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि जिन जिन लोगों का नाम प्रकाश में आया है, आप गिरफ्तार करें ना करें, बयान तो उनका लेना ही है। और ये एक अनिवार्यता है, ये कोई विकल्प नहीं है संदीप जी। बयान होने ही है, वो चाहे मैं हूं, आप हों, और यह गृह मंत्री जी हों, कोई भी हो। अगर एफआईआर में नाम आया है तो बयान होना है, यह विवेचना की अनिवार्यता है। और जितने जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे में अभय दुबे भरोसा कैसे कायम होगा? संदीप जी, इस विश्वास में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विष का वास घोल दिया है। और जब सर्वोच्च अदालत को लगातार हर पेशी पर यह बात कहनी पड़े, आप याद कीजिए, पहली बार उन्होंने कहा कि क्या सभी केसेस में इसी प्रकार आप समन देते हैं आरोपियों को? इतने जघन्य अपराध में मैंने तो नहीं देखा कभी। उल्टा प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है पुलिस। फिर उन्होंने कहा 44 गवाह थे, सिर्फ 8 लोगों की आप अभी तक गवाही ले पाए हैं, इतनी गंभीर लापरवाही क्यों? फिर उन्होंने कहा बाकी आरोपियों के फोन आपने क्यों नहीं जब्त किए?
फिर उन्होंने एक और गंभीर बात कही कि दोनों केसेस को आप गवाहों को ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, इसको समझिए। ये गंभीर बात है। वहां अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यह किया जा रहा है कि जो इस आशीष मिश्रा वाले केस में गवाही देने आएंगे लोग, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमको प्रतिहिंसा के केस में हम आरोपी बना देंगे अगर आपने गवाही दी तो। यह बात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च अदालत को भी पता है। उसके बाद श्याम सुंदर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मारा गया, उसकी बेवा ने सीनियर एडवोकेट भारद्वाज जी के माध्यम से यह अपील फाइल की कि वो आखिरी बार पुलिस की अभिरक्षा में देखा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस की। अर्थात उनको यह शंका है कि पुलिस ने मार दिया उसको, इसलिए वो सीबीआई की जांच चाह रहे हैं। इससे गंभीर अविश्वास आपको कहीं देखने को मिलेगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी जो आदित्यनाथ हैं। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? यूपी 31 AS 1000। वो गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है? वो गाड़ी है देश के गृह राज्य मंत्री के नाम से रजिस्टर्ड। और बिल्कुल विक्रम सिंह साहब ने ठीक कहा कि आपने अब तक उनके बयान तक लेना उचित नहीं समझा। फिर कैसे मान लिया जाए कि यह निष्पक्षता? और यह पहला केस नहीं है संदीप चौधरी जी, हर केस को उठाकर देख लीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। उन्नाव तक में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर में लिख देंगे कि कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है अगर 8 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं और 8 महीने तक और विवेचना करना चाहते हैं अगर आप इसमें। और मैं गंभीरता से यह बात कहता हूं कि ये जो कह रहे हैं अनिला सिंह जी कि इसमें समय लगता है, समय दिया जाना चाहिए, अरे साहब विक्रम सिंह साहब से पूछिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का, और जल्द से जल्द सारे साक्ष्य इकट्ठा करने का केस में क्या महत्व होता है। फॉरेंसिक एविडेंस, इन्होंने कहा था 15 नवंबर तक वो वीडियो की फॉरेंसिक लैब से टेस्ट आ जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि मामला इतना गंभीर है, इतना संगीन है, तेजी होनी चाहिए, धैर्य या संयम हम ना बरतें। धैर्य संयम तो आप बहुत बरतते थे ना। सिख विरोधी दंगे हुए इस देश में 1984 में, कितने आयोगों का गठन हुआ, जांच की रिपोर्ट कब आई सामने? कभी आई भी? वो इंसाफ मिल गया उन 3000 परिवारों को? मिल गया क्या? संदीप चौधरी जी, उस घटना के बाद ये मैं बार बार कहता हूं कि हमने क्षमा याचना की, मगर वो भी पर्याप्त नहीं है। और कितनी डिबेट हुई और कितनी हमारी आलोचना हुई और उसके परिणाम भी हमको भुगतने पड़े और हर सरकार को भुगतने चाहिए। जो सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध का साथ दे, उसको एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है, वो कोई से भी राजनीतिक दल की। और यहां साफ दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताइए, ये जो नाम ले रही थी अभी अरुण कुमार, इस एसआईटी में वो कहां के हैं? विद्याराम दिवाकर वो कहां के हैं? सुधीर चंद्र पांडे वो कहां के हैं? वो कहां पदस्थ थे? बताइए आप देश को। देखिए संदीप चौधरी जी, जो नीचे बेस एसआईटी की बेस यूनिट काम करती, विक्रम सिंह साहब जानते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है तो फिर आप किसी निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंच सकते। इसलिए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूपी की अनिला सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। गंभीर बातें कही हैं यहां पर विक्रम सिंह ने भी और अभय दुबे भी आरोप लगा रहे हैं। अजय मिश्रा टेणी से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? समन दिए जाते हैं आशीष मिश्रा मोनू को, किस बात के समन? पकड़ा क्यों नहीं जाता? समन को भी दरकिनार कर देते हैं। जो 7 तारीख को पेशी होनी थी, 8 तारीख को खबरें अलग अलग जगह से आती हैं कि नहीं जी वो तो कहीं उत्तराखंड में छिपा है या नेपाल बॉर्डर के पास है। तो आप ही के सहयोगी मुझ पर आरोप लगाते हैं जी आपके पास तो ये जानकारियां थी। तो मैंने कहा कहां थे? अजय मिश्रा टेणी बोले नहीं तबीयत खराब है। तो क्या पिता को पता था? कहां थे? और वो तबीयत यकायक ठीक कैसे हो जाती है? 9 तारीख को समन का आदर करते हुए पेश हो जाता है आशीष मिश्रा मोनू। अभी तो जेल में है ना। हाँ, अभी तो जेल में है। मैंने वही कहा ना कि भाई आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, पर फिर भी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है डेफिनेटली यूपी गवर्नमेंट जो है उसी तरीके के ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगी।
पर मैं इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, जो बातें अभी अभी अभय जी ने कहा कि जो लोअर लेवल के वहां पे ऑफिसर्स जो हैं, जो हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं, वो धमका रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि पूरा का पूरा केस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे है। मीडिया की पूरी पूरी नजर है, ऑपोजिशन की पूरी पूरी नजर है। कुछ ऐसा खास उनको कॉन्क्रीट मिल ही नहीं पा रहा है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में निराधार आरोप है, आप ये कह रही हैं। अभय दुबे ने ये आरोप लगाया कि ये जो इंटरमिक्सिंग की जी गवाही देने आओ जीप में रौंदने के मामले को लेकर और डराया धमकाया जा रहा है क्या चश्मदीदों को, अभिमन्यु कोहाड़, ये कहते हुए कि प्रतिहिंसा में आपको आरोपी बना देंगे। संदीप जी, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और ये बात सही है। हमने वहां पे जो भी हमारे किसान भाई और पत्रकार भाई शहीद हुए थे, तमाम हम उस इलाके में गए हैं, उन गांवों में गए हैं। वहां पे एक भय का माहौल है, निश्चित तौर पे ये सच्चाई है, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी की जो एक बाहुबली वाली इमेज है, तो उस इमेज से लोगों में डर का, खौफ का माहौल है। इसलिए हम बार बार ये मांग कर रहे हैं, जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक कोई निष्पक्ष जांच होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हमें यह भी याद रखना चाहिए, 18 तारीख को खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने वहां की पुलिस को भी धमकाया था कि पुलिस की भी जांच की जाएगी। एक तरीके से वो पुलिस को भी एक डर उनके मन के अंदर बैठा रहे थे, अधिकारियों के अंदर। अभी जब जांच चल रही थी तो चलती जांच के दौरान वहां के एसपी का तबादला कर दिया जाता है और लखनऊ से एक दूसरे अधिकारी को वहां पे भेज दिया जाता है। और हमें यह भी समझना चाहिए, जो हमारे दो प्रमुख किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क और गुरमीत सिंह मांगट, जिनको प्रमुख तौर पर निशाना बनाया गया था, तो तेजेंद्र सिंह विर्क जी 17 दिनों तक घायल रहे, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब वो एक दिन अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे ताकि ईमानदारी से और सही जांच हो सके, लोगों को न्याय मिल सके, तो पूरा दिन उनको बैठा के रखा गया, लेकिन उनके बयान दर्ज नहीं करे गए। वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि 12 घंटे तक वो बैठ सके, लेकिन फिर भी वो इतनी दूर से चल के गए अपना बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। तो यानी पुलिस सही तरीके से जांच नहीं करना चाहती। जब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई संदीप जी के जो ये इनका केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है आशीष मिश्रा, उसकी राइफल से गोली चली है, उसके साथी, पर उसमें टाइमिंग की बात नहीं आई है ना। एफएसएल की रिपोर्ट में हाँ राइफल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कब हुआ यह तारीख तय नहीं हुई है ना उसमें। संदीप जी शुरुआत में आप उसे जोड़कर कन्वीनियंटली अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। यह क्यों ना पूछूं मैं आपसे अभिमन्यु। संदीप जी, निश्चित तौर पे आगे की जांच का विषय है, हम अभी अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआती समय में जब ये नरसंहार हुआ था तो उस समय पुलिस ने दावा किया था कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद वहां पे कारतूस मिले, उसके बाद पुलिस प्रशासन को बैकफुट पे जाना पड़ा, फिर एफएसएल में जांच कराई गई और उसके बाद ये सच सामने आया। तो जो पुलिस ने पहले शुरुआत में कहा था कि कोई फायरिंग नहीं हुई और अब ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, तो इससे निश्चित तौर पे एक शक होता है कि पुलिस प्रशासन सरकार को छुपाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की पैनी निगाहें इस केस पर गड़ी हुई हैं, 4 हियरिंग हो गई हैं। यूपी सरकार हर बात मान रही है सुप्रीम कोर्ट की। किसी बात पर क्या एतराज किया है? जो न्यायिक आयोग बनाया खुद बनाया यूपी सरकार ने अभिमन्यु कोहाड़, क्या इस बात से इनकार करेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस श्रीवास्तव को उसकी अगुवाई के लिए बिठाया ना, एसआईटी का गठन किया ना। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात को क्या यूपी सरकार ने नजरअंदाज किया है? संदीप जी, सुप्रीम माननीय कोर्ट ने 2 टिप्पणी और की हैं, जो अभी हम एक दूसरे साथी जो जिक्र कर रहे थे ओवरलैपिंग एफआईआर का, तो ओवरलैपिंग एफआईआर करी गई, साथ में उनकी इन्वेस्टिगेशन एक साथ चल रही है ताकि गवाही ना हो सके और उनका, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया है। दूसरी बात, जितनी अब तक गवाही होनी चाहिए थी वो गवाही अब तक क्यों नहीं की गई? एक निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया जाए, उसी सूरत में नहीं। जब इतना नृशंस मामला हो, एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, ऐसा नरसंहार को अंजाम दिया गया हो, ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो, तो क्या धैर्य और संयम नहीं बरतना पड़ेगा? परत दर परत सारे जो कोण हैं, जो सारे बिंदु हैं, क्या उन्हें जोड़ना नहीं पड़ेगा? यह ऐसा तो नहीं हो सकता ना आज का और कल जी ये है गुनहगार और लगा दो इसको फांसी। अनुराग भदौरिया, सवाल आपसे था। जी
देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है, वो हर चीज को अब इतिहास बनाने में लगी है। वो सोच रही है कि इसको डिले करते जाएंगे, चूंकि इनके लोग जो हैं वो गलत इतिहास पढ़ने के आदी हैं, इसको भी इतिहास बना देंगे, साल भर 2 साल हो जाएगा, उसके बाद फिर इसी चीज को इनके ही लोग फिर उसको तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, फिर उसको पता नहीं वो तो मोनू था ही नहीं जिसने रौंदा गया था, वो तो किसी और ने रौंदा था, वो इतिहास बदल देंगे। ये इतिहास बदलने वाले लोग हैं, शायद उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय काट दें किसी नहीं, आपने इतिहास बहुत पढ़ा हुआ है, देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था मोहम्मद अली जिन्ना का। नहीं, इनका तो इतना बड़ा योगदान है कि पद्मश्री दे रहे हैं, फिर भी इनके कंठ से आवाज नहीं निकल रही है कि ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो ये कह रहा है कि देश के भिखारी थे वो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जी, शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी, सबका अपमान कर दिया, फिर भी चुप बैठे हैं। सोचिए आप, ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं, बोलने को तैयार नहीं। अभी अनिला सिंह से पूछोगे तो कहो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, कहो आएंगी नहीं, क्योंकि उनको उनकी पार्टी बोलेगी कैसे आपने बोल दिया खिलाफ है। भाई पद्मश्री क्या, अभी तो भारत रत्न भी देना है, जांच पर आते हैं ना। नहीं टॉपिक पे आ रहा है, कुछ जांच में हर कोण की पड़ताल करनी पड़ेगी ना। अरे पड़ताल करनी पड़ेगी तो पड़ताल कैसे करेंगे भाई? साफ आपने जो एसआईटी बनाई है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग रखे हैं, इसलिए चूंकि वो आपकी बात मान लें, आप सीनियर आईपीएस को रखिए ना, फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार ये जो पार्टी है ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये दरअसल में चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा वही सही आदमी है। सब इंस्पेक्टर को भी आईपीएस बना देंगे। ये झूठे लोग है ना, बोलेंगे हमने आईपीएस अपॉइंट किया है, तो हम लोग कहेंगे भाई सब इंस्पेक्टर आईपीएस का है, आप समझते नहीं हो, आईपीएस लेवल का है वो। ये वो लोग हैं, ये वो झूठे, आज तक इन्होंने गृह राज्य मंत्री देश का, जिसका एफआईआर में नाम है, जिसकी साजिश में नाम है, जिसने सरेआम धमकाया कि हम आपको लखीमपुर में नहीं रहने देंगे, मैं गुंडा बहुत बड़ा हूं और मैं मंत्री संतरी तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। ये बीजेपी मंत्री क्या होता है, बीजेपी में गुंडा बड़ी चीज होती है। बीजेपी का मैं गुंडा बड़ा आदमी था, मंत्री छोटी है, मैं यहाँ आदमी को ठीक कर दूंगा। आज तक आपके मंत्रिमंडल में 2012 से 17 सब संत साधु इमाम बैठे हुए थे ना। देखिए अभी मानीलाल सिंह जी कह रही थी कि बड़ा समय, कोई बेगुनाह ना चला जाए इसलिए समय लेते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी भी प्रदर्शन करते हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ तो 1 सेकंड में एफआईआर करके जेल में डाल देते हो, तब तो आप पूछते भी नहीं हो कि सही है गलत है, फिर कोर्ट फैसला करेगा सही है गलत है। 151 में अंदर डाल देते हो 8-8 10-10 दिन के लिए बेवजह उठा के, तब आपको नहीं लगता कि हम बेगुनाह को अंदर भेज रहे हैं? तब आपको समझ में नहीं आता कि किसको ये गुनहगार है बेगुनाह है? बुलडोजर आप जिला पंचायत सदस्य के घर पे चला देते हो क्योंकि आपको वोट नहीं देगा, तब आप नहीं सोचते गुनाह है कि बेगुनाह है। आप सत्ता पाने के लिए और सत्ता से संरक्षित जो लोग उनको बचाने के लिए आप कहानी रच रही है कि बेगुनाह ना चला जाए। ठीक है, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए, जो जांच की बात थी, थोड़े साक्ष्य, थोड़ी जानकारी हमारे सामने विक्रम सिंह ने रखी, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हूं प्रभाकर। 8 तारीख को जो सुनवाई हुई और आज जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, हासिल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 नवंबर को यह कहा था पूरी स्टेटस रिपोर्ट दो, हो क्या रहा है, क्या कार्रवाई की गई है, वो रिपोर्ट आ गई क्या? देखिए संदीप, क्या लग अभी रहा है? तो नट बोल्ट ही टाइट किए जा रहे हैं। हाँ, और ये लग रहा है कि यूपी सरकार ने छोड़ दिया कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही हम करेंगे। आपको याद होगा जब पिछली सुनवाई हुई थी तो एसआईटी पर सवाल खड़े किए गए और उस समय भी कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि आपने जूनियर अफसर्स को रखा हुआ एसआईटी में, वो लखीमपुर के आसपास के लोग हैं, तो उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार को करना यह चाहिए था कि एसआईटी में बदलाव करते। एक बदलाव हुआ है जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एसआईटी हेड करने वाले को हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। यह सवाल भी आज कोर्ट के बीच में उठा है। तो मतलब यह कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छोड़ दिया है कि अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आज पिछली सुनवाई इसलिए टल गई थी कि यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हमें इंस्ट्रक्शन लेना है, एक बार वो करना है। आज आए, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आपको जो कहना है, जिसको अपॉइंट करना है अपॉइंट कर दीजिए। लेकिन जब एसआईटी पर सवाल खड़ा हो गया तो एसआईटी में फेरबदल करने की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, तो वो उस समय आज आए होते और ये कहते कि देखिए आपने एसआईटी पर सवाल खड़ा किया था, हमने एसआईटी में ये फला अधिकारियों ये बदलाव फेरबदल कर दिया है, बड़े अफसर को किया। आपने कहा कि इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, हमने इसमें आईपीएस अफसर्स को, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। और एक सवाल आज कोर्ट में और उठा कि जो समझौता हुआ था ना लखीमपुर खीरी में, वहां पर मृतक के परिवार और घायलों के परिवारों को मुआवजा देने की बात थी। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि कुछ लोगों को मुआवजा अभी भी नहीं मिला है और उसके संबंध में यहां याचिका आई है। मतलब यह कि यह तब स्थिति है जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मॉनिटर कर रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को कहना पड़ा कि हम आश्वस्त कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को, अगर मैं आसान भाषा का इस्तेमाल यहां पर कर रहा हूं, जो विक्रम सिंह ने कहा कि आप इसे फटकार मानिए, गुहार मानिए, सलाह मानिए, और वो कह रहे हैं मैं फटकार मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या ये कहना गलत होगा आज की तारीख में लखीमपुर खीरी जांच को लेकर? संदीप, पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही चीजें जो भी हुई हैं अभी तक, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही एसआईटी का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही कमीशन का जांच आयोग का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एसआईटी में अपग्रेडेशन होगा। ये सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही हो रहा है। लेकिन एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट में एक आज्ञाकारी स्टूडेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जाती है, उसके वकील जाके कहते हैं कि माय लॉर्ड, हम आपके, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो फटकार मानिए, सलाह मानिए, नसीहत, ऑब्जर्वेशन, उन सबको पूरा तो कर रही है ना उत्तर प्रदेश। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जिस तरह से हरीश साल्वे ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं, कि माय लॉर्ड, अगर आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे आप चाहते हैं कि कोई रिटायर्ड जज अपॉइंट करना है, आप कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किस स्टेट का जज होगा, किस हाईकोर्ट का जज होगा, आपको लगता है जिसको उसे अपॉइंट कर दीजिए। एक चीज और इसमें आई कि श्याम सुंदर जो बीजेपी कार्यकर्ता, उसकी बेवा के तरफ से जो भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की मॉनिटरिंग करें। इसके पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि इस मामले की हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करे। तो कोर्ट ने कहा कि हम इस पर भी विचार करेंगे। बुधवार को सुनवाई होनी है। उसके पहले कल मंगलवार तक आईपीएस अफसर्स की लिस्ट देनी है। उन आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट देनी है जो यूपी कैडर के तो हों, लेकिन यूपी के नहीं हों। हाँ। और ये सावधानी, ये बार-बार जो मैं बार-बार कह रहा हूं कि कोर्ट का ये कहना कि केवल इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, कोर्ट का अब कहना है कि इसको अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन वो अधिकारी, आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश के नहीं हों, ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की, देश की सबसे बड़ी अदालत को उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों पर, उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी पर भरोसा नहीं है। और यही वजह थी कि सरकार ने जो जांच आयोग का गठन किया था, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव को अपॉइंट किया था, उसको रोक दिया था कि आपको जरूरत नहीं है, हम अब कर रहे हैं। तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट भी ये आश्वस्त करना चाहता है लोगों को कि देखिए, अब हम देख रहे हैं इस मामले में न्याय मिलेगा। अब मैं इसको इस नजरिए से देखूं विक्रम सिंह, सुप्रीम कोर्ट की पैनी निगाह है, लगातार फटकार, डंडा, सलाह, ऑब्जर्वेशन, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, वो यूपी सरकार को दी जा रही है। उधर यूपी सरकार हर सलाह मान रही है कि आप ऐसा चाहते हैं, लीजिए जी, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन इस सब के अंदर वक्त जाया हो रहा है क्या? आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद कल नाम चलिए जी तय हो जाएंगे, आईपीएस अफसर आएंगे। आईपीएस अफसर भी कोई जादूगर नहीं होता ना। आप जब डीजीपी थे, कोई आप भविष्यवक्ता थे, या कोई आपके दफ्तर में कोई ऐसा शीशा थोड़ा था कि आप देख लेंगे जी 3 अक्टूबर को यह हुआ। आपके सामने जो साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसी के आधार पर आप जांच पड़ताल करेंगे। 1 महीना 12 दिन बीत चुके हैं सर। अब आईपीएस ऑफिसर्स की तैनाती भी हो जाती है। एक रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाईकोर्ट का ना होकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अपॉइंट हो जाता है, वो रोज मॉनिटर भी कर लेगा। लेकिन 1 महीने 12 दिन में वो जो सबूत, जो साक्ष्य सबसे वाइटल चीज होते हैं किसी जांच पड़ताल में, क्या वो अभी अवेलेबल होंगे? क्या वो ढूंढ पाएंगे ये लोग? संदीप जी, मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि जादू की छड़ी और तीसरा नेत्र हम में से किसी के पास नहीं है, लेकिन जो हम सब कर सकते हैं, कम से कम ये तो दिखा सकते हैं, इतनी कृपा तो हम अपने ऊपर कर सकते हैं कि ये दिखाएं कि यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति जो हम कर सकते थे उससे ज्यादा हमने करके दिखाया है। कहीं हमारे पुरुषार्थ में अगर ये संकेत जा रहा है कि हम वो नहीं कर रहे जो हम कर सकते थे, और हाई प्रोफाइल के सभी विद्वान पैनलिस्ट मान रहे हैं, और उसमें भी 120 दिन, इतने दिनों के बाद अगर कोई प्रगति नहीं, चले बहुत और पहुंचे कहीं नहीं, तो ये स्थिति मैं यही, मेरा जो दूसरा सवाल आज के कार्यक्रम का है विक्रम सिंह जी, वो ये है कि लखीमपुर के दोषियों को सजा मिलेगी? सजा मिलेगी, वो सबूत होंगे, वो सारी चीज होंगी, और हैव वी लॉस्ट वैल्यूएबल टाइम?
We have lost time, there is no doubt about it. But at the same time, the investigation prowess of the UP police is second to none. आज भी अगर प्रबल इच्छा शक्ति दिखा लें तो वो बिल्कुल उस साक्ष्य तक और तह तक पहुंच सकते हैं। और मैंने आपको पर्चा भी आउट किया कि वो जाकर के सारे अवयव उसके कॉल्स के निकाल लें और उनको मैच कर लें, क्योंकि इसकी एक मिरर इमेज होती है मोबाइल फोन। लाख हम शातिर दिमाग के हों, हम अपना मोबाइल फोन तोड़ के फेंक दें, सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दें, उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन जो समय जाता है, समय में हमारे गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं, चीजें डाइल्यूट और हल्की पड़ने लगती हैं, गवाहों और साक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। इन सब तमाम चीजों को रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद भी अगर हम नहीं कर रहे हैं, मेरा परामर्श होगा कि इन्वेस्टिगेशन प्लान बना के और 50 बिंदुओं की बना के प्रस्तुत कर दें कि हमने इन सब को पूरा कर लिया है। ठीक है माननीय अदालत अगर हमारा अनिला, क्या आप ये बात मानेंगी कि दरअसल लखीमपुर खीरी नरसंहार की जांच उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है, खास तब जबकि चुनाव सर पर है? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को तो बारंबार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और हर बार जो है सफल निकलते हैं और इस बार भी सफल होकर निकलेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट में या मैं कहूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो क्या हमने काउंटर किया जो नहीं। एक देखिए, आप ये बात मैंने मान ली कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो कर रही है यूपी सरकार। एक होता है प्रोएक्टिव होना कि किसी की जरूरत नहीं, किसी की सलाह निर्देश फटकार की जरूरत नहीं, आप स्वतः वो तेजी दिखाते हैं, वो निष्पक्षता दिखाते हैं। एक दूसरा की हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और किसी ने कहा कि अब ये करना, अच्छा जी ये भी करेंगे। हफ्ते बाद कहा ये भी करो, अच्छा जी ये भी करेंगे। मिलॉर्ड, यूपी सरकार प्रोएक्टिव दिख रही है कि रिएक्टिव? बिल्कुल प्रोएक्टिव है। और जैसा कि अभी मैं सुन भी रही थी, एक जो अलग अलग पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर क्यों हैं इस टीम में, इंस्पेक्टर क्यों हैं इस टीम में, सीओ क्यों हैं इस टीम में, केवल और केवल सीनियर ऑफिसर्स को होना चाहिए था। भैया सीनियर ऑफिसर्स बिल्कुल, इसमें पहले भी सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ जांच में तब भी जूनियर लेवल ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो विक्रम सिंह जी भी कह रहे हैं ना, पर वो जांच की अगुवाई नहीं कर सकते। They can be a supporting hand। अगुवाई के लिए सीनियर्स, एक सेकंड संदीप जी, अगुवाई के लिए सीनियर्स हैं, उन्हीं के गाइडेंस में इन्वेस्टिगेशन हो भी रहा है, वो थॉरली इन्वॉल्व भी है उसमें। और जहां तक आपने कहा नरसंहार वो हुआ था जो सिखों के साथ हुआ था, उसका मैंने जिक्र किया, वो सवाल मैं पीछे किसी का नहीं छोड़ता। उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता देंगे। मैं यहाँ तो मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी बायस जांच नहीं चल रही है, जांच बिल्कुल ठीक चल रही है। मैंने हमेशा दो शब्दों का इस्तेमाल किया है अनिला, और दर्शक ये जानते हैं, भरोसा और इंसाफ, ये कदम ताल करते हैं। लोगों में भरोसा है क्या, आप कह रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है क्या? जो फटकार लग रही हैं उससे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो कानून का एक फलसफा है, बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। और ये बात चरितार्थ करनी होगी उत्तर प्रदेश सरकार को। जैसा विक्रम सिंह ने कहा, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। नमस्कार।